Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. पॉजिटिव एफर्मेशंस होती है ना आजकल जो मौसमी हालात चल रहे हैं उस पे अपने आप को बताना पड़ता है कि ये गुड मॉर्निंग ही है। अदरवाइज जब मॉर्निंग होती है और सूरज अपनी आंखें दिखाना शुरू करता है तो फिर वो गुड है कि बैड है वो एहसास जरा खत्म हो जाता है, लेकिन we'll try to make the best out of it। और मैच के बारे में अपडेट ये देनी है कि आपने देखा कि इंडिया ने किस तरह से हराया है ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 24 रन से हराया, लेकिन बड़ा परफॉर्मेंस पर रोहित शर्मा। आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आपने इंडिया की थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखी है कि क्या है? तो लिहाजा किसी की, मेरा ख्याल है कल वाले मैच में किसी और की जरूरत नहीं थी। एक रोहित ही काफी था जिसने आई डोंट नो कि कोई सिंगल लिया है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ चौके और छक्के लग रहे थे स्टेडियम में। मतलब 41 गेंदों पर 92 रन बनाए रोहित शर्मा ने, तो आप अंदाजा कर ही ले। और विद ईज, देयर वाज नो टेंशन, नथिंग। और उसके बाद फाइनली जब ये आउट हुए, 109 बन सका इनका, फाइनली जब आउट हुए तो उसके बाद बाकी टीम आई है, उन्होंने अपना एडिशन की है और 200 प्लस रन इन्होंने बना लिए। लेकिन कहने का मतलब है कप्तान जो है ना वो एक सेट कर गया था स्कोर, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर द रेस्ट ऑफ देम टू बिल्ड ऑन इट। एक ज़माने में आपको याद है When we were growing up, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से खेलने में हमें ज़रा टेंशन होती थी, मुश्किल मैच था। और ये आइलैंड टाइम टीमों के मैच जो हैं और बाकी भी जो छोटी टीमें हैं उनके मैच तो हम ऐसे ही हंसते खेलते गुजार लेते थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हमारा कोई मैच पड़ जाता तो फिर तो पता नहीं हमारी तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि हम तो अमेरिका से हार रहे हैं। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया को वैसे ये भी आपने बात सही की है। हाउएवर इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान ने बुरी तरह हराया ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया वाला ये कल वाला मैच देखे, ठीक है अच्छा खेल रहे थे वो लोग भी आए, उन्होंने भी खेला, लेकिन स्कोर काफी ठीक ठाक बना चुकी थी इंडिया। So this is the energy in cricket that we wanted to see from our own team, और हम दूर दूर तक इसके करीब नहीं थे। तो लिहाजा when it's a when it's a competition, the better teams need to go forward, and the teams that are not doing so well उनको बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और बिल्कुल सही हुआ कि पाकिस्तान निकल बुरी तरह मैचेस हारा है, पता नहीं इट डिजर्व्स टू गो अहेड और नॉट, बट अभी भी ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कोई भी चौथा सेमीफाइनलिस्ट हो सकता है, क्योंकि फिल वक्त एज वी स्पीक अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। I am very optimistic about Afghanistan. Afghanistan has been performing brilliantly. अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें, जीत की भूख होती है ना वो उनकी आंखों में नजर आती है। वो ड्राइव जो है वो आपको चाहिए। You need that kill, अगर आप you wanna call it that, वरना आप इतनी टीम में इतना कंपटीशन है, इतना टैलेंट है, ऐਵੇਂ ही दुनिया आप you're not going to sail through। अच्छा जी, एक तरफ तो ये मैच जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम के कप्तान, T20 कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए हैं, लाहौर पहुंचे हैं और न्यूयॉर्क से बरास्ता दुबई। ये जरा विजुअल्स भी आपके सामने आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होने के बाद बाबर आजम अमेरिका में ही रुक गए थे, थोड़ी सी छुट्टी वगैरह हो रही थी और चंद रोज में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। जो लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या इस वक्त हमें भी सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी थोड़ी सी छुट्टी सी हो रही होगी, हम कोई यहाँ तवा नहीं लगा रहे किसी का, क्योंकि एग्जैक्टली जब आउट हो ही गए हैं तो जहाँ जहाँ है थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाए एंड देन रीग्रुप एंड डू व्हाटएवर। लेकिन दीज आर द लेटेस्ट विजुअल्स। यहाँ तो एक सर्जरी होनी है क्रिकेट बोर्ड में, सो कल इजलास भी बैठा था। एतराज़ है इस टर्म से, बट एनीवे अब तो कह दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर, हमने अभी आपको विजुअल्स भी दिखाए, T20 सेमीफाइनलिस्ट हो गया है और रोहित शर्मा ने 92 रन की जारहाना इनिंग खेली और यूं ये मैच पासानी भारत ने जीत लिया। एज इन ग्रुप 1 से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला आज फिर हो जाएगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों में से कोई भी अगले मरहले में जा सकता है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 116 रन का हदफ दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर तब्दीली दस्तक दे रही है। तब्दीली दस्तक दे रही है क्या मतलब? एकदम से कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे तो क्या दस्तक दे रही है अभी कोई इतना कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि कोई तब्दीली ज़रूर है, कुछ बड़े इकदाम जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और अब इस जो हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है और अपनी जिम्मेदारी कौन कितनी कबूल करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे।
कि सारा कुछ खिलाड़ियों पे डाल दिया जाता है, या मैनेजमेंट भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करती है कि हम भी तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा थे, हमने भी तो गलतियां की हैं, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसका क्या किरदार रहा है? आउट कि मैनेजमेंट तो खुद इस कमेटी का हिस्सा है, इस मीटिंग का, या इसमें देख ही लें सिलेक्टर सारे बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि मलबा किधर गिरने वाला है? मेरा ख्याल है कि वी नीड टू लुक विद इन फर्स्ट और फिर जाके सर्जरी की बातें करें। जाहिर है चेयरमैन पीसीबी तो देख रहे हैं ना सारे मामलात, वो तो देख सकते हैं कि उन्होंने जिन लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया एज एन मैनेजरियल रोल्स और या सिलेक्शन कमेटी के रोल्स, वो भी तो गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि गलतियों से मुबर्रा तो कोई भी नहीं है। इसी पे बात करते हैं, सुहेल इमरान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल सैनी भी हमारे साथ हैं, लेकिन स्टार्ट हम डेफिनेटली सुहेल से ही करते हैं बिकॉज इनके पास इनसाइट्स बड़ी होती हैं। तो सुहेल बताएं, पहले तो ये पीसीबी की मीटिंग जो हुई है, सर्जरी की बातें तो हम सुन ही रहे हैं, तो क्या तय पाया या फिर अभी बातें ही हो रही हैं? गाबर भी आ गए अब तो। जी अब्दुल्ला और हुमा, ये जो मीटिंग थी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से थी और ये खासी लंबी मीटिंग रही थी और इसका टास्क जो इससे मुतल्लिका स्टेक होल्डर हैं उनको दिया गया था और पिछले 5 से 7 रोज़ इवन ईद की छुट्टियों के दौरान भी इन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो नया प्लान है, जो अभी डोमेस्टिक सीज़न शुरू होना है, जो कि फौरी तौर पर अगले चंद हफ्तों में शुरू होगा और उसका ऐलान भी करना है। इसमें 2-3 टूर्नामेंट्स नए शामिल किए जा रहे हैं। पैटर्न्स जो ट्रॉफी है उस टाइप का, जो पेटेंगुलर ट्रॉफी है वो शामिल की जा रही है इसमें, T20 और 4 डे के फॉर्मेट से। यही वजह है कि इसमें आपको जो मीटिंग में विजुअल्स अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि कहा जा रहा है कि जी डोमेस्टिक से जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है वो भी लोग यहाँ पर बैठे। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को किया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है, उसको नई तर्ज पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कमर्शियल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो PSL के हैं, उसकी तर्ज के ऊपर ये तमाम चीज़ें चलाने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि ये तमाम अफराद इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से थी, जिसमें सबसे अहम फैसला ये किया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका खिलाड़ियों का, डोमेस्टिक प्लेयर्स का, वो रिवाइव होगा और उसके साथ साथ एक सर्टन तादाद रखी जाएगी डोमेस्टिक। अगर T20 में आना है टीम में तो उसको उस डोमेस्टिक T20 फॉर्मेट के इतने मैचेस उस सीज़न में खेले होने चाहिए और उसमें परफॉर्म किया होना चाहिए। इसी तरह अगर टेस्ट में किसी की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर देखा जाएगा कि इसने डोमेस्टिक के कितने मैचेस खेले। दूसरी तब्दीलियों की, जी सुहेल, बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि ये तरीका है आने का, अब बाईपास नहीं होगा, ये हर किसी जो इसके थ्रू ही आएगा तो आएगा, अदरवाइज कोई बाहर से नहीं आ सकता। इन द टॉप लेवल ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिक खेल के ही आना है, क्योंकि यहाँ तो अभी टीम में ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने कितने सीजन से डोमेस्टिक खेला नहीं होता, लेकिन वो अपनी नेशनल टीम में होते हैं। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये पिछले जो अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम गई थी इसमें 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट, अब जिनमें मैं नाम भी ले लेता हूँ, मोहम्मद आमिर हैं, वो बिल्कुल दूर थे डोमेस्टिक क्रिकेट से। इमाद वसीम है, उस्मान खान पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के बाहर चले गए थे और वहाँ जाके UAE की तरफ से एलिजिबल हो गए थे, उनको भी बगैर पाकिस्तान। तो जो यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं उनमें वो बड़े नाला थे इस चीज़ से और इस चीज़ को फील किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और उससे उनकी सिलेक्शन की वजह से ये जो डिबैकल हुआ है जिसकी परफॉर्मेंस बुरी रही है। एक तो जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे उनके दिल टूटे कि जी हम कहाँ जाके परफॉर्म करेंगे, वो दूसरी रास्ते तलाश करना शुरू हो गए। ये लोग सेलेक्ट कैसे हुए ये भी तो मैनेजमेंट को और चेयरमैन समेत सबको पता होना चाहिए और आई एम श्योर इनकी सिलेक्शन के वक्त भी सवालात उठ रहे थे। जी वो सर्जरी क्या होगी या वो चेंजेस क्या होगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या तब्दीली की जा रही है, लीग्स कितनी खेल सकेगा कोई भी खिलाड़ी, ये सुहेल हम आपसे पूछेंगे। याया इज ऑल्सो विद अस, सो याया को भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करेंगे। याया, बाबर तो पहुंच गए हैं, बाकी कौन कौन किधर किधर है, क्योंकि जाहिर है सभी मुंतजर हैं यहाँ पे उन लोगों के कहना तो नहीं चाहिए मतलब बाकी सारे खिलाड़ी किधर हैं, मैं कह रहा था जिन्होंने जो गुल खिलाए हैं सभी मुंतजर हैं कि जरा आइए तो सही। कहने का मतलब है कि सर्जरी मुकम्मल होने के इंतजार में है और उसके बाद आएंगे। देखिए अब्दुल्ला और हुमा, बात दरअसल ये है कि जब पाकिस्तान की टीम हारी तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जैसे मुल्क चल रहा है वैसे क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग को चेयर किया है जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क ठीक चल रहा है, क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब रिजीम चेंज होती है हुकूमत की
तो जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत में चले जाता है, जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन में जाके रोने लग जाता है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ सरबराह तब्दील हो रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो यही हैं। नदीम खान भी वही हैं, उस्मान वाला भी वही हैं, सलमान नसीर साहब भी वही हैं, वहाब रियाज भी पिछले क्रिकेट बोर्ड में थे। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब करना क्या चाहते हैं, मोहसिन रजा नकवी साहब दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर आए थे, इमाद वसीम आए थे, उसके साथ उस्मान खान आए थे, तो अंडर द सुपरविजन मोहसिन नकवी की इजाजत से ही आए थे ना। और किसने फैसला किया था? सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया था। और उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब की, अब एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है क्रिकेट से समझने वालों को कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाहिए कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट आप कैसे ठीक करेंगे जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में उन खिलाड़ियों को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को घसीट रहे थे, अपने आप को रगड़ रहे थे। सबसे पहले तो जो शाहीन के लिए टीम अनाउंस हुई है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उसका नोटिस लेना चाहिए, जिसमें उमर अमीन को आपने डाल दिया है, जिन्होंने अजहर अली के साथ डेब्यू किया था, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने वर्ल्ड कप से तो उनको दूर रखा गया। उसके बाद शाहीन की जो टीम अनाउंस हुई, वो एक गलती के बाद उम्मीद करते हैं ना कि इंसान सीख जाएंगे लोग। क्रिकेट को ठीक करने की बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर है वो तो शाहीन में भी नहीं है, उनको शाहीन में भी नहीं रखा। ये तो रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स है सुहेल। मतलब हमने देख लिया वर्ल्ड कप में, वैसे किसी बड़े के आशीर्वाद के बगैर तो ये मोहम्मद आमिर और बाकी लोग आए नहीं होंगे ना, सबको पता था। अब कह दिया जाए कि उनके परफॉर्म ना करने से हम हार गए। ऑब्वियसली सबके कलेक्टिव फैसले थे, किसी का भी तो एक वो लगता है ना, वो साइन हुआ होता है अप्रूवल का, मतलब एंड में कौन अप्रूव कर रहा है इन सारी चीजों को? या देखिए आपके सामने है, अगर टीम की मीटिंग हो रही है तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की मीटिंग हो रही है तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की मीटिंग हो रही है तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। फिर वो कह रहे हैं जी मेरा ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से, तो भाई फिर किसका ताल्लुक है? अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को आप बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो क्रिकेटर खेलेगा उसको आप पाकिस्तान टीम में रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कैसे मजाक है मैं आपको बता देता हूं। शादाब खान जो पिछले 4 साल से बिना परफॉर्मेंस के टीम के साथ एसोसिएट हैं, वो क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मांग रहे हैं गैर मुल्की लीग खेलने के लिए। आजम खान जिनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनका कैरेबियन लीग में मुआहदा हो गया है। आपके खिलाड़ियों के नाम आ गए हैं कि वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, किसी का फला लीग में नाम आ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों को पाबंद करे, उनको बताए कि भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है अगले 6 महीने के लिए, हम किसी को एनओसी नहीं दे रहे। सोहेल, ऐसी भी कोई तजवीज ज़ेरे गौर है कि ये जो लोग कंसिस्टेंटली नॉन परफॉर्मर्स हैं, अब ये लीग्स खेलेंगे, इजाजत मांग रहे हैं, वही होगा, थोड़ा सा शोर उठेगा, फिर पीसीबी ने एनओसी जारी कर देगा, या इस पे भी गौर हो रहा है कि भाई आप नहीं जा सकते, फर्स्ट परफॉर्म है, प्ले है डोमेस्टिक सीजन, और उसके बाद कुछ सोचा जाएगा कि आपको एनओसी देना है कि नहीं देना है? अब्दुल्ला, जो बातें यहाँ पर हुई हैं, जो सवालात उठाए गए, जो एतराज़ात किए गए, इनके जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसमें जो सिलेक्शन कमेटी के मामलात और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस तरह की उनकी गलतियाँ की हैं, ये सब कुछ आपको अगले 8 से 10 रोज़ में इस सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बहुत कुछ पता चल जाएगा। जहाँ तक लॉन्ग टर्म जो फैसले हैं जिनकी बुनियाद होगी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की तरफ, उसमें 6 से 7 हफ्ते या 8 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन अगले चंद रोज़ में आपको ये जो जितने भी कसूरवार हैं या जितने भी आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी ही की वजह से आए, वही कर रहे थे, वही कुछ कर रहे थे। आपको मैं एक बात बता दूं कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, और आपको याद होगा कि जिस दिन वर्ल्ड कप के लिए डेडलाइन थी अनाउंसमेंट की टीम की, तो वो तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब उसकी अनाउंसमेंट रोक दी गई थी। पहले बताया गया था कि 11 बजे होगी, आपको सारा पता है, आपने भी उसके प्रोग्राम्स भी किए। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया था कि किस सिलेक्टर ने किस खिलाड़ी के हक में अपना जो है वो साइन किया है। सोहेल, ये सारी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी जिम्मेदारों का तयन भी हो जाएगा, कुछ एक्शन भी नजर आएंगे, लेकिन इनिशियली जिस डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी की मीटिंग की गई है, उस डोमेस्टिक क्रिकेट को भी दोबारा इग्नोर करते हुए पाकिस्तान की शाहीन टीम, ए टीम अनाउंस कर दी गई। मतलब शाहीन या ए जो होते हैं वो यूजुअली हम यही अज्यूम करते
करते हैं कि ये बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में परफॉर्म करेंगे। मतलब ये तो अभी की बात है, ये तो अभी कोई सबक नहीं लिया गया इस मामले से। जी, ये वाला जो मामला हुआ है, ये देखिए पाकिस्तान टीम जिस दिन वर्ल्ड कप खेलने के बाद वतन वापस पहुंची है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके हवाले से कोई बाकायदा इजलास जैसे भी हुआ, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन इस चीज़ का भी नोटिस लिया जा रहा है। बड़े नाम सामने आए हैं, इसमें मोहम्मद अली का नाम नहीं है, इसमें 2-3 और प्लेयर्स हैं जो कि बैटर्स हैं, अच्छा परफॉर्म किए हुए, उनके नाम नहीं है। इसका भी उन्हीं के खाते में लिखा गया है जो सिलेक्टर्स के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है, जो सिलेक्शन शामिल है। बिल्कुल समझ आ गई इस बात की, सुहेल बिल्कुल समझ आ गई। अगर देखा जाए तो हंसी भी आ रही है इस बात पे कि अब्दुल्ला आपकी बात सही है कि अभी हम अपना डिबैकल करके आ रहे हैं अमेरिका से और अभी हमने बात नहीं सीखी। लेकिन अब फाइनली ये बता दें, बाबर आजम वापस आ गए हैं, अब नेक्स्ट उनकी क्या मीटिंग चेयरमैन से होगी? आई मीन ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेक्टर्स, कैप्टन है वो, उनकी भी से थी बीच में, तो वहां क्या बन रहा है सीन? हु इज ही गोइंग टू मीट? जी, 4 से 5 रोज क्याम किया है बाबर आजम ने सुपर 8 मरहले से, जब पाकिस्तान टीम आउट हुई है, और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद आज वतन वापस पहुंचे हैं। अगले 1-2 रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खासे मसरूफ है। बाबर आजम की फैमिली भी अमेरिका में थी, मसरूफ है। बाबर आजम की फैमिली भी अमेरिका में थी। इससे पहले जब मैचेस हो रहे थे तब भी थी, बल्कि इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर से वो उनके साथ हैं, वो उनके फादर और मदर जो है वो उनके साथ थे, भाई भी था एक उनके साथ। और अब अगले 3 से 4 रोज में तवक्को की जा रही है कि उसी दौरान हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, फिर बाबर आजम के साथ उनकी मुलाकात होगी। बाबर आजम के हवाले से भी फैसला होना, ये आप ना समझिए कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से फैसला नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त इसलिए लग सकता है कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की जो सीरीज है वो नवंबर में है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उससे पहले जो बड़ा टास्क है वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज की टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, जिसके लिए शान मसूद के साथ मशवरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और वो पहला टास्क है। जेसन गिल्स्पी उसके हेड कोच हैं, तो उसकी वजह से जो नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी या जो उसको किया जाएगा, सर नो जायजा लिया जाएगा या सर नो तरतीब दी जाएगी, सिलेक्शन कमेटी मुख्तसर भी होगी, वो जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसके लिए टीम का इंतखाब करेगी। ठीक है जी, आप तो हमें कह रहे हैं कि सब कुछ चार्जशीट में शामिल हो रहा है, और लेट्स सी कि क्या फैसले होते हैं। या कुछ क्लोजिंग थॉट्स हैं आपकी, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, देन वी हैव टू रैप इट अप। देखिए, मोहसिन नकवी जो फैसले कर रहे हैं, मोहसिन नकवी को अपने दाएं बाएं देखने की जरूरत है। उनको तो जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जितने भी फैसले हुए हैं, जो भी मोहसिन नकवी को सलाह दे रहा है, तो वो मोहसिन नकवी की तबाही के पूरे जो मामलात हैं उनको तय कर रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो इससे पहले माजी में क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को मशवरा देते रहे कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी को वही पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं, सर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये, मोहसिन नकवी माजी में वजीर आला पंजाब रहे हैं, 2 अहम ओहदे उनके पास हैं, उनको थोड़ा जीरक फैसले करना चाहिए, वो इसी तरह काम करते रहेंगे। आप अगर मिडिल नेम हज़फ कर देना किसी शख्स का, तो लगता है आप नाराज हो गए उससे। लेकिन आप यूज करते हैं। इन एनी केस, एंड सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये मोहसिन नकवी को जो जी हजूरी कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपको नजर भी आ रहा है ना रिजल्ट्स के आपके काम के क्या हैं। तो आई थिंक ये जरा सेल्फ लर्न्ड भी हो जाना चाहिए। थैंक यू, and we are taking a break. कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि ज़रा इंसान हैरान सा हो जाता है। जैसे कि आपको बताएं कि मज़दूरों को मुकर्ररा कम से कम उजरत ना देने पर यूरोप के अमीर तरीन ख़ानदान को सख्त सज़ा हुई है। और मतलब दीज आर बिलियनर पीपल जिनकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें बने तो मज़दूरों के दिन बदलेंगे, वरना सरकारी ऐलान तो आपको पता है होते ही रहते हैं, बट नथिंग हैपेंस। अब जिस फैमिली की कितने लोग होंगे जिन्हें कम से कम जो तनख्वाह सरकार की तरफ से तय की जाती है उनको वो तनख्वाह नहीं मिलती, मतलब आधे से ज़्यादा को नहीं मिलती। अच्छा, ये फैमिली है जी, हिंदुजा फैमिली है, बड़ी मशहूर। इनकी नेटवर्थ का अंदाज़ा लगाएं तो कोई कितने 37 अरब
पाउंड्स है और दुनिया के 37 अरब पाउंड्स। इस तरह वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक और बाअसर तरीन लोगों में से एक जाने जाते हैं। और इस खानदान के 4 अफराद पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जुनेवा स्विट्ज़रलैंड में अपने महल में काम करने के लिए, स्विट्ज़रलैंड में महल है उस पर काम करने के लिए, जैसे नेटिव कंट्री से लोग बुलवाते हैं, उन्होंने इंडिया से मुलाजिम बुलवाए, उनके पासपोर्ट रख लिए, जैसे कि बहुत सी जगहों पे अभी भी चल रहा होगा। उनसे 18 घंटे रोजाना काम लिया और उजरत दी जाती थी फ़कत 8 पाउंड्स, जो स्विस सरकार की मुकर्ररा करदा तनख्वाह का 10वां हिस्सा भी नहीं है। सो वहाँ मिनिमम वेज आपको पता ही है क्या है। मिनिमम वेज ऐसी होती है कि अगर आपको मिल रही है तो आपकी गाड़ी भी होगी, आपका लीज पे घर भी होगा और आप जिंदगी सुकून से गुजार रहे होंगे। जिंदगी जो है ना आप आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन एनीवे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम महल में भी रहेंगे, इंडिया से लोग भी बुलाएंगे, उनसे मुशक्कत करवाएंगे और पैसे भी, उनको बेसिकली स्लेव ड्राइविंग कर रहे थे। और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपको बताएं कि हिंदुजा फैमिली अपने कुत्तों की खुराक पर अपने मुलाजमीन से ज़्यादा खर्च करती थी। ये एक फिल्मी सीन आपको लग रहा होगा क्योंकि ऐसे हमने फिल्मी सीन्स देखे हुए हैं जहाँ घर में तो उनका ये थॉट प्रोसेस नहीं होगा ना। 8 पाउंड अगर पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस में देखें कि वो ठीक ठाक ही बनते होंगे, लेकिन वैसे 18 घंटे कौन काम लेता है। लेकिन वो जितना भी रहते हो वो कौन से इंडिया में रह रहे थे, उनको इधर बुला के ही पैसे दे रहे हैं, तो उनको और या तो ये हो ना कि आपको ना पता हो कवानीन को और आप इतनी बड़ी फैमिली हो जिसके इतने हाई स्टेक्स हों और आप फिर ऐसी गलतियां कर रहे हो। फिर हुआ ये कि ये इल्ज़ाम जो है बिल्कुल दुरुस्त पाए गए और इस अमीर बाअसर खानदान के लोगों को 4-4 साल सजा सुना दी गई। अंदाजा करें कितना कोई फेयर जस्टिस सिस्टम है वहाँ। और अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। आपको पता ही होगा पाकिस्तान में भी मजदूर की कम से कम उजरत मुकर्रर की जाती है, वफाकी सतह पर भी की जाती है, सूबाई सतह पर भी की जाती है। इस बार भी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ मजदूरों की कम से कम उजरत का ऐलान किया गया था। क्या है वो सुन लीजिए। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। अब ये ऐलान तो हो गया, लेकिन कितने लोग हैं जो घरेलू मुलाजमीन को 37,000 रुपये महाना दे रहे हैं। आटे में नमक से भी कम है इनकी तादाद। मतलब आप ज़्यादा दूर ना जाइए, आप जिस जगह पे काम करते हैं उसके बाहर जो गार्ड्स खड़े हुए हैं उनसे उनकी महाना तनख्वाह पूछ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पॉलिसी पर कितना अमल दरामद हो रहा है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी नज़र डालिए और अपने फैमिली में भी देख लें। अगर कोई मुलाजिम आपके घर 12 घंटे के लिए काम करता है या 8 घंटे के लिए ड्यूटी करता है या 24 घंटे का आपका मुलाजिम है, तो उसकी आपकी तरफ से क्या तनख्वाह है। और ये जो होता है ना कि हम इसको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, तो वो मुलाजिम आपके घर 24 घंटे के लिए रहे, ये आपकी भी जरूरत है। इसको लेकर किसी को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। ज़हरा खान लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हमारे शो पे आती रहती हैं, आज भी हमारे साथ हैं। ज़हरा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जी अब ज़रा मिनिमम वेज जो है वो 37,000 कर दी गई है, 30 हो, 37 हो, 25 हो, लोग दे रहे हैं या नहीं? नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में अभी भी जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और जहां इम्प्लीमेंटेशन है तो उन्होंने जो है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इतना लीगलाइज कर दिया है कि जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मजदूर जो है वो 35 से ऊपर कमा रहा है या 37,000 से ऊपर ले रहा है। तो ये इस तरीके से जो है वो कानून को यूज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही आप मतलब ये देखिए कि आप जिसकी स्टोरी बता रही हैं और वाकई जस्टिस का निज़ाम कितना जबरदस्त है कि जिन्होंने कन्विक्ट किया इनको। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अली एंटरप्राइज की फैक्ट्री जब जली तो सिर्फ 6 महीने के लिए जो है ना कन्विक्ट किया गया जो मालकान थे। लेकिन इसके बाद अगर आप पूरे लॉ उठा के देख लें तो जो फाइन है वो फाइन तो उनकी मेरे ख्याल से एक दिन की जो है ना वो खाने पे ही खर्च हो जाते होंगे, इतनी फाइन रखी गई है। तो मालकान जो चीज डरते हैं वो जो है वो जेल जाने से डरते हैं और जो फाइन से डरते हैं। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। यहाँ 12 बजे तो जो है वो कोर्ट लग जाते हैं अमीर तबके के लिए, लेकिन जो गरीब तबका है आप देख लें कि सैनिटरी वर्कर्स का केस जो है
है पिछले 5-6 सालों से जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको 500 से ऊपर जो है दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे ये परमानेंट नेचर की जॉब है जिसपे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का फायदा उठाते हैं ना, मतलब आप एक कंपनी जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें होती हैं, नौकरियां होती हैं, जिस तरह पुराने मतलब पहले आप मिडिल मैन टाइप कहते थे, ये बिल्कुल वही चीज है कि वो मिडिल मैन को पैसे दे रहा होता है, फैक्ट्री ओनर, बिजनेस ओनर, और आगे मिडिल मैन तनख्वाहें डिस्पर्स कर रहा होता है। जी बिल्कुल, और ये हर जगह हो गया। इवन आपकी मीडिया के अंदर जो है ये तेजी से बढ़ रहा है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर होते हैं, फिर आपके जो है वो सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए एज अ वर्कर किसी को भी, कि उसके पेंशन होनी चाहिए, उनकी सारी चीजें होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज हर साल बढ़ा देते हैं 20%, 25%, जो आपने अभी सुनाया भी है। लेकिन वर्कर की सैलरी बढ़ाने के लिए, जो वर्कर इस पूरी इकोनॉमी को चला रहा है हमारे मुल्क की, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आप बताइए कि एक घर के अंदर जो सिर्फ बिजली का बिल आया है वो 20,000 आया है, लोग किराए पे यहाँ पे रहते हैं, 37,000 कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है। हर दफा हम अच्छा, जो है इस बात और 37 भी तो नहीं मिल रहा है ना, ये भी तो एक मसला है। ये जो मसला है ना कि वो मिल भी नहीं रहे, ये ऐलान होना एक बात होती है, फिर चेक एंड बैलेंस रखना दूसरी बात है। जो कि ये जो हमने अभी किस्सा सुनाया है स्विट्जरलैंड में, ये हिंदुजा फैमिली का, वो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नजर आता है। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई सिस्टम हो सकता है? एंड ऑल्सो वहाँ 18 घंटे काम करा रहे थे और पे क्या कर रहे थे? ये जो हम 37 कहते हैं, ये हाउ मेनी आवर्स पर डे की हम बात करें? 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। यस, 8 घंटे की होनी चाहिए। और ये अनस्किल्ड वर्कर यानी जो अभी अभी आपकी जॉब पे लगा है, जो प्रोबेशन पीरियड पे होता है, और जब वो प्रोबेशन पीरियड के बाद आगे बढ़ता है तो उनकी सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। लेकिन हम सिर्फ काउंट करते हैं अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी। और आप जितनी फैक्ट्रीज में चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, इवन डोमेस्टिक वर्कर से पूछ लें, आप होम बेस्ड वर्कर से पूछ लें, उनकी वेजेस जो है वो स्किल्ड वर्कर हैं सारे के सारे, लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग मिनिमम वेज, और बल्कि मिनिमम वेज से भी कम कमा रहे हैं। अभी भी 20,000 25,000 पे जो है ना लोगों को रखा गया है यहाँ पर, और बिल्कुल। अच्छा, ये हिंदुजा फैमिली को तो सजा इसलिए मिल गई क्योंकि जाहिर है इनके मुलाजमीन कोर्ट में केस ले गए। हमारे यहाँ अगर किसी को ये लगे कि उसके साथ ज्यादती हो, बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ें, क्या वो अदालत में केस दायर कर सकते हैं कि भाई मैं इतने घंटे काम करता हूँ, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो? या फिर कोई एग्जाम्पल आपके सामने है जहाँ ऐसा हुआ हो? केस हुआ हो कोई? देखिए, केस तो जैसे मैंने आपको बताया सैनिटरी वर्कर्स का केस हुआ है, पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स जो है वो लड़ रहे हैं अपने राइट के लिए, लेकिन चीजें उनको मिल नहीं रही है। इस तरह से जो वर्किंग क्लास की अगर बात करूं मैं, बिल्कुल ही जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, वो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं उस निजाम तक, अदल के निजाम तक, और उनको कोई होप भी नहीं है इस अदल के निजाम में कि अगर वो जाएंगे तो उनका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है कंट्रोल यहाँ पे हमारी जो है वो अदलिया को भी कर रहे होते हैं, पुलिस को भी कर रहे होते हैं। तो ये सारे मतलब विलिंगनेस की जरूरत है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि लॉज मौजूद है, लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मैं मिसाल दे रही थी आपको कि यहाँ पे मिनिमम वेज का बोर्ड मौजूद है, तो क्यों सीएम प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देता है कि सैलरी इतनी होगी और विदाउट एनी कैलकुलेशन, जब आपके पास बोर्ड मौजूद है। आप तो बोर्ड को कैलकुलेट करने दें कि किस बेसिस पे जो है वो वेज बढ़ेगी और कितनी बढ़नी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि लिविंग वेज की बात कर रहे हैं और हर जगह लिविंग वेज की बात कर रहे हैं। कन्वेंशन साइन हो गया है आईएलओ का कि लिविंग वेज अब मिलना चाहिए, और लिविंग वेज मिनिमम वेज से कहीं ज्यादा है, स्किल वर्कर वेज से कहीं ज्यादा है, जहाँ आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। और लिविंग वेज जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे साउथ एशिया को जो हमने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 67,000 जो है पर वर्कर को जो है वो मिलनी चाहिए, यानी डबल बेसिकली ऑलमोस्ट डबल, लेकिन मिल नहीं रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो तबका बिल्कुल पिसा हुआ है, और जो मैंने जैसे पहले कहा आपको कि यहाँ पे जो पूरी इकोनॉमी को हमारे चला रहा है, उन्हीं के साथ जो है वो जोर जबरदस्ती, जो सारी ताकत का इस्तेमाल जो है वो उन पर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डेफिनेटली जब भी हम आपसे बात करते हैं हमें बड़ा अफसोस होता है और एक रियलिटी चेक हो जाता है कि हाउ जितनी भी अनाउंसमेंट्स हो जाएं, थिंग्स रियली डोंट चेंज, दे डोंट मूव। जो हालात हैं हमारे मिनिमम वेजर्स के वो तो पता ही है, क्योंकि ये 37 उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये नहीं मिल रहा, और आपको पता ही है कि किस तरह फिर ये गुजारा कर रहे हैं अपना। सैड। मुझे लगता है महाना तनख्वाहें वालों का ज़्यादा इस्तेहसाल होता है, चाहे वो आप कोई भी मुलाजिम रख लें, फैक्ट्री में हो। जो दिहाड़ीदार तबका है ना, अगर स्किल्ड हो तो वो अगर अपनी थोड़ी सी स्टैंडिंग रखे, वो फिर भी थोड़ी बेहतर दिहाड़ी हासिल करता है। और एक बड़ी कोई
मतलब उसको पता हो अपनी स्किल का अगर भरोसा करता है तो वो अच्छी दिहाड़ी लेता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आप इधर प्रोटेस्ट भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। तो जो मिल गया बस उसी में हम सेटल हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो। लोड शेडिंग की बात करते हैं। अल्लाह माफ करे भाई, क्या अच्छा जी, हुकाम जो है वो बिजली चोरी पर काबू खुद ना पा सके और सजा आवाम को दे रहे हैं। ये तो सारों को पता ही है। मुल्क भर में बला की गर्मी है, लोड शेडिंग हो रही है। We don't know the words to use कि गर्मी का क्या लेवल है, और उसी तवातुर के साथ लोड शेडिंग भी हो रही है। भाई लोग निढाल हो रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी है कि जी जिन फीडर्स पे लाइन लॉसेस होंगे वहां लोड शेडिंग की जाएगी। कहीं अच्छा, कराची में क्या सूरत हाल है जरा स्टार्ट कर। मैं बताता हूँ, कराची में बहुत ऐसे हैं, हमें बता रहे हैं ना। मैं भी एक थोड़ा सा आई वांट टू यू नो ऐड माय 2 सेंट्स ऑन इट। कराची में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर एक फीडर्स मिक्स हुए हुए एज एन एक पॉश लोकेलिटी है। फॉर इंस्टेंस नाजमाबाद ब्लॉक बी है, वहां पे बीच में एक सेक्शन है जहां पे लाइन लॉसेस हैं, डोमेस्टिक यूजर्स कंज्यूमर्स बिजली के बिल नहीं देते, लेकिन सराउंडिंग में एक एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है, सोसाइटी है। अब वो जो एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है उसकी उस कच्ची आबादी की वजह से घंटों बिजली नहीं आती, और वो हर महीने ये प्रैक्टिस करते हैं, कई को लिखते हैं कि भाई हमारे फीडर अलग करते हैं, लेकिन पता नहीं या तो फीडर अलग नहीं हो पाते या होते हैं तो दोबारा उनके फीडर से चोरी शुरू हो जाती है। पीपल आर सफरिंग फॉर अदर पीपल्स नेग्लिजेंस, और कई की आई एम सॉरी क्या तरीकेकार है कि सारों को ही आप बिजली नहीं देंगे। वेरेज अगर आपने ये तरीका उठा ही लिया है कि जो पे नहीं कर रहा उनकी बिजली काट दी जाए, उन्हीं तक रखे ना महदूद, जो पूरे बिल दे रहे हैं उनको क्यों। तो वलीद अहमद ने भी तो कुछ हमें बताना है ना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जी वलीद। सुबह, दोपहर, शाम और रात के औकात में तो 2.5 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत से इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। तकरीबन 12 से 14 घंटे कराची के मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। न्यू कराची, सुरजानी टाउन और कोरंगी, औरंगी टाउन, लियारी, किमाड़ी, इसके साथ साथ गडाब, मलीर और जो दीगर कराची के मकामात हैं वहाँ पर गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त मैं रनछोड़ लाइन में मौजूद हूँ और लोड शेडिंग से जो छोटे बड़े बाजार हैं वो भी मुस्तस्ना नहीं है। यहाँ पर भी इस वक्त लाइट नहीं है। ये एक मार्केट है जो मोटरसाइकिलों की है। यहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने बैटरियाँ और यूपीएस लगाया हुआ है ताकि उनका कारोबार मुतासर ना हो, लेकिन बहरहाल वो भी एक वक्त तक ही चलता है। जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के कारोबार हैं, वो भी लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं। जहाँ पर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि लोड शेडिंग है मुतादिद इलाकों में, तो वहीं पर उनका ये शिकवा भी है कि शदीद गर्मी के बावजूद अगरचे लाइट नहीं है, लोड शेडिंग बदतरीन है, लेकिन जो बिल हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने सुन लिया, और साथ ही हैदराबाद की भी कहानी सुन लें। अली नईम हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है, तो वहीं हैदराबाद के अंदर शदीद तरीन बिजली की लोड शेडिंग भी की जा रही है। 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के सबब शहरी बिलबिला उठे इस शदीद गर्मी के मौसम में। और मामला सिर्फ लोड शेडिंग तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तकनीकी ख़राबी के नाम पर भी तवील दौरानिए की बिजली की बंदिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहरियों को वोल्टेज की कमी और ज़्यादती का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली की बंदिश के सिलसिले को कम किया जाए और तकनीकी ख़राबियाँ जो आए रोज़ सामने आ रही हैं इसको भी मुकम्मल तौर पर दूर किया जाए। इस हवाले से जब हमारी हेस्को तर्जुमान से बात हुई तो उनका यह कहना है कि हैदराबाद के अंदर लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस फीडर के ऊपर जो लोड शेडिंग की जा रही है वो 12 घंटे तक है। सोलर को इनकरेज करने की बात करते हैं। कराची का मैं आपको हाल बताता हूँ, 120 दिन से 6 महीने का टाइम है अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लेना है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो लोगों से हज़ारों रुपए वसूल कर रही है मीटर तब्दील करने के, वो कहती है जी आप 6 महीने तक बैठें, हमारे पास तो मीटर आएगा तो हम देंगे आपको। जब तक पॉलिसी ना चेंज हो जाए, जब तक आपकी वो जो लाखों की इन्वेस्टमेंट है कोई गारंटी नहीं है कि डेकोरेशन पीस के तौर पर अपने घर की छत पे सजा के रखें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मीटर भी नहीं है आपको देने के लिए। ये किस तरह ये चल रहा है निज़ाम? कभी कभार ये सवाल करते हैं ना हम। ब्रेक लेते हैं। हमारे यहाँ जिंदगी में बारिश की इंटरप्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ नहीं हो रही,
वरना हो रही है। हाँ मतलब मगर फिर भी गर्मी मुल्क के मुख्तलिफ, मैं बताती हूँ मैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्दुल्ला प्री मानसून बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल हो गया है ये। और कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी बारिश हुई। बाय द वे ये लें जो कुछ विजुअल्स भी आ गए और गर्मी में बड़ा रिलीफ भी मिला। मरी और नारान में भी मौसम बदलने से टूरिस्ट के मज़े ही मज़े। और कराची में भी बाय द वे आपके ऊपर नहीं हुई होंगी लेकिन बूंदाबांदी थोड़ी सी हुई है, हमारे भी नहीं हुई, हुई है, कहीं ना कहीं हुई है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इस वक्त सरदार सरफराज साहब, जिनके पास शायद कोई अच्छी खबर हो हमारे लिए। सरदार साहब क्या हाल है, क्या हाल है आपका? साहब पिंडी इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है और कराची में बारिश हुई है, करा दें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक हूँ। और परसों तरसों हुई थी, कल तो नहीं हुई पिंडी इस्लामाबाद में। कल से तो बेशतर जगहों में ड्राई वेदर ही चल रहा है। ये हुमा मुझे कह रही है, मैं तो पहले ही कह रहा था नहीं हो रही है। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक ठाक तेज किस्म की हुई तो थी, कहीं वो हमारी तरह हुई होगी ना कराची में जो कहीं बूंदाबांदी हो जाती है। अच्छा बताएं क्या हम देख रहे हैं आज से मौसम का हाल, कुछ चेंजेस, कोई प्री मानसून एनीथिंग? देखिए पिछले 2 दिन से जो हीट वेव लाइक सिचुएशन है कराची में वो आज भी प्रिवेल करेगी। आज भी 40 से ऊपर जा सकता है टेम्परेचर, और कल से उसमें कुछ कदरे कमी आएगी, 1 या 2 डिग्री कह लें आप, 38 डिग्री 37 डिग्री तक। लेकिन फिर भी गर्म और मरतूब मौसम ही रहेगा। जून के जितने बकिया दिन है कराची में तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो बहुत शिद्दत की गर्मी थी पिछले 3 दिन से उसमें कदरे कमी आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के जनूब मशरक में इंडियन गुजरात के साथ और अरेबियन सी के ऊपर एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, जिसके बायस सी ब्रीज मुअत्तल रहती थी खासकर दिन के पहले हिस्से में, तो उसके बायस बहुत गर्मी बढ़ रही थी। प्री मानसून या मानसून कह लें आप, तो मानसून ही तकरीबन पहुंचा चाहता है ये नहीं, लेकिन वो जुलाई के पहले हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कराची में 3 या 4 जुलाई के बाद ही इम्कान दिख रहा है, उससे पहले तो कुछ ये जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं सरदार साहब, क्या ये हम हर साल हमें लगता है ज़रा अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन ये तो बला की गर्मी है, फील्स लाइक 50-51 पे पहुंचा हुआ है। सो ये नॉर्मल है आप कराची के लिए भी, क्योंकि कराची में इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। नहीं नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर तो 36 आप कह सकते हैं, 35.7 है जून के महीने का। तो जाहिर है कि कल तो 42 चला गया, कुछ जगहों में 42 से ऊपर भी गया, और उसके साथ बहुत हाई ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा आप जब ऐड करते हैं तो फील लाइक 50 से 52 बन रहा था। तो जाहिर है कि बिल्कुल ही अनयूजुअल है, बहुत एक तरह से सीवियर हीट वेव तरह की सूरत हाल थी। और वो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि असल में जब ये ड्रॉबैक होती है कि कोस्टल सिटी होने के बाद जब समंदर में कुछ एक्टिविटी इस तरह की हो जाए, कोई लो प्रेशर बन जाए जो सी ब्रीज को ब्लॉक कर देता है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो होपफुली कि परसों से यानी कल से इसमें कमी आ जाएगी। आज का दिन इसमें है, यानी 3 दिन का एक तरह से इसका स्पेल लग रहा था दौरानिया, और कल से फिर इसमें कमी, लेकिन स्टिल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही होगा, क्योंकि 37-38 भी खासा टेम्परेचर होता है विद हाई ह्यूमिडिटी, तो जाहिर है। अच्छा अब ये बता दें, ये जो चलेगा कल नहीं होगी, कल परसों जो भी पंजाब में भी बारिशें हम देख रहे हैं, ये प्री मानसून ही है और इसके बाद अब ये मानसून प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी वहाँ की गर्मी का स्पेल थोड़ा सा कम होगा? कहाँ की गर्मी में पंजाब के मैदानी इलाकों की बात कर रही हैं? जी असल में तो वो 2-3 दिन पहले तक बारिशें हुई थी, और वो ज़्यादातर वेस्टर्ली वेव की एंट्रेंस हुई थी, उस वजह से हुई थी। कुछ चंद एक इलाकों में ईस्टर्ली, जैसे हमारे थरपारकर में बारिश हुई, तो वो उसको हम प्री मानसून शावर्स कह सकते हैं। परसों भी हुई थरपारकर में, और 1 आध दिन पहले भी हुई थी, और वो वही जो इंडियन गुजरात और अरेबियन सी के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ, उसके बायस बालाई हिस्सों में जो मुल्क की बारिश हुई है वो वेस्टर्ली वेव के बायस हुई है, यानी ऐसा प्री मानसून की बारिशें भी नहीं हुई है इस दफ़ा अभी तक उस तरह से ना, जिस तरह से हो जाया करती थी जून के आखिरी दिनों में। अब इम्कान ये है कि अगले 3-4 दिन तो गर्मी है, शदीद गर्मी होगी पंजाब भर के मैदानी इलाकों में दोबारा से, खासकर जनूबी पंजाब, बक्कर और नीचे जो डीजी खान और रहीम यार खान वगैरह का इलाका, यहाँ फिर 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर जा सकते हैं। गॉट इट सरदार साहब, गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। जल्दी से ज़रा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास भी जाते हैं, जो कि वही बात है ना कि ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी। हम लोड शेडिंग की भी बात कर रहे थे, गर्मी की भी। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद मलिक।
जी सर, गर्मी शदीद पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि लाहौर स्पीति पंजाब भर में छोटे बड़े शहरों में और ख़ास तौर पर देहात में बिजली की जो तवील गैर लानी लोड शेडिंग है उसका सिलसिला अरूज पर है। हम देख रहे हैं कि जो दावे किए गए थे वजारत पावर की तरफ से कि जो गर्मियाँ होंगी वो स्मूथ होंगी, हमवार होंगी, उनके पास बिजली वाफर है, तो हमें बाज़ार तो ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बरक्स नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर जो छोटे शहर हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि घंटों बिजली बंद रह रही है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर का शहरी इलाका है, अंदरून शहर है, जिसमें निस्बर रोड है, शहालमी, रंगमहल, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन का इलाका, उसके अलावा हरबंसपुरा, पाटापुर का इलाका देख रहे हैं, रायबंड का इलाका देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिपिंग अरूज पर होती है। सारा दिन बिजली कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। और इससे ना सिर्फ लोगों को मुश्किलात होती हैं, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बल्कि लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं वो बड़ी तादाद में जल रही हैं। थैंक यू जवाद। बहुत गर्मी पड़ रही है लाहौर में भी और जाहिर है साथ में लोड शेडिंग भी जारी है। और मुल्तान में भी यही सूरत हाल है। मुल्तान में तो गर्मी पड़ती है, वहाँ बिजली की बंदिश की क्या सूरत हाल है ये जौदत नदीम हमें बताएंगे। जी, मुल्तान में गर्मी की शदीद लहर जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहरियों को 47 डिग्री गर्मी जो है महसूस की जा रही है। ऐसी तनाजुर में अगर लोड शेडिंग की बात करते चलें तो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, जबकि दही इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहर में अगर बात करते चलें तो महकमा हुकाम के मुताबिक जो है वो लाइन लॉसेस की वजह से भी जो है कुछ इलाके डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि यहाँ पर 4 से 6 घंटे और 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होगी, जबकि शहरियों का ये कहना है कि महकमा हुकाम की जानिब से फ़नी खराबी का कह के 8 से 10 घंटे जो लोड शेडिंग है वो शहरी इलाकों में की जा रही है। इन इलाकों में हसन परवाना कॉलोनी शामिल है, सौली का इलाका जो है वो शामिल है और नॉर्थ कुलगश्त का इलाका जो है वो शामिल है। शहरियों का ये कहना है कि महकमा हुकाम जो है वो फ़नी खराबी का कह के सारा दिन लोड शेडिंग जो है उनकी जानिब से की जाती है, जबकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी जो है यकीनी बनाया जाए और लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम किया जाए। ये फ़नी खराबी जो है ना, ये फ़नी खराबी हमारी ज़िंदगियों में अब होना शुरू हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि क्या फ़नी बात है कि हम कहते हैं जी हम तो इतनी बिजली कैपेसिटी ये वो फलाना ढमका हम चाहते हैं लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब इस सीज़न में भी अगर हमारे पास बिजली नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, ये स्टेटमेंट्स दे के मजाक ना उड़ाया करें कि हमारे पास तो इतनी बिजली है, उड़ा दें अगर इतनी बिजली है, लेकिन हमको ना दीजिएगा। और हर जगह पूरा मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और यहाँ फिर भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स के लिए लोग आ जाते हैं। एनीवे पता है ये बात करने से और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए आगे चलते हैं। नॉट दैट वी हैव एनी बेटर न्यूज़। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। सवात में आपको पता ही है क्या हुआ था। सवात वाक़े पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। बाय द वे बाज़ लोग कह रहे थे जी गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, सवात में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, मजम्मतें भी हो रही हैं, लेकिन असल इम्तहान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। वो तो वैसे आपको पता ही है, वो स्टेटमेंट भी खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हुकूमत है उनके बानी की वो स्टेटमेंट भी है ना, जब धरना इसी तरह के फैक्टर्स दिया करते हैं तो वो कहते थे हमारे तो कारकुन चाहते हैं हम फैज़ाबाद पे जाके इनका धरना ज्वाइन कर लें। तो आई वंडर कि अब किस तरह से डील करेंगे, जत्थे वालों को सज़ा दिलवाएगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या नहीं, क्योंकि उनकी अपनी रविश भी जत्था बंदी की है। लेट्स सी क्या होता है अब आगे। जुमे के रोज़ जब मदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत में से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के वाक़यात हुए तो हर जानिब से इसकी शदीद मजम्मत की गई। उलमाए कराम हों, सियासी लोग हों, सब ने ये सिलसिला हम देख रहे हैं जब से वाक़या हुआ है जारी है। पंजाब असम्बली में भी करारदाद मंजूर हुई, सेनेट में भी हुई। सेनेट में तहरीक इंसाफ के इस अमल में शरीक ना होने पर सेनेटर शहरी रहमान ज़्यादा खुश नहीं थी। एक बात में और सरगोदा की हमने रेजोल्यूशन पेश की कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मज़हब को वेपनाइज नहीं होना चाहिए, इंतहा पसंदी को वेपनाइज नहीं होना चाहिए, लोगों को इस तरह मॉब का शिकार नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे बताइए कि ये चाहते क्या हैं? इन्होंने ऑन रिकॉर्ड अभी भी उस रेजोल्यूशन से इनकार किया है। ये अपनी ज़ात की सियासत, तालिबान खान के तरीक़ेकार को पाकिस्तान की रियासत से ज़्यादा बाला रखते हैं। वैसे इस रेजोल्यूशन से इज्तनाब बरता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को हैरानी हो रही है, क्यों हैरानी हो रही है?
पूछते हैं, बात करते हैं, और वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, सवात में MPA, MNA, तहरीक इंसाफ वाले ही हैं, इसी जमात की वोटर बेस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। वहाँ जो कुछ हुआ, सैकड़ों हज़ारों अफराद थे जिन्होंने कानून हाथ में लिया, इसकी वजह क्या बनी और आपके पास अब तक क्या इतलात है? ताल्लुक है तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इस पर हमने फौरी तौर पर कार्रवाई की। जैसे ही इसकी इत्ला मिली, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और चूँकि एक अवामी रद्द अमल था और एक इसको मैं ये कहूँगा कि अवाम को उकसाया गया बाज़ हलकों की जानिब से, तो वो उसकी वजह से एक रद्द अमल पैदा हुआ और एक अफसोसनाक जो फिर वाक़यात थे वो रूनुमा हुए। उसमें पुलिस के थाने पर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने हमला किया, तकरीबन 2000 के करीब या शायद ज़्यादा लोग थे, और थाने को भी जलाया गया। पुलिस अफसरान पर भी तशद्दुद हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए, फायरिंग भी हुई, और वो जो हवालात में कैद जो शख्स था उसको अवाम जो है वो उस पर तशद्दुद किया और उसको जाँ बहक हुआ। तो जहाँ तक ताल्लुक है इस पूरे वाक़े का, इसका फौरी नोटिस लिया गया है और पुलिस को तफ्तीश करने का कहा गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, इस सिलसिले में FIRs भी दर्ज हो गई हैं और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। उसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है जो आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि हुजूम था, हुजूम में से लोगों को आइडेंटिफाई करना फिर उनको गिरफ्तार करना यकीनन इसमें वक्त लगता है। तो सब कुछ जो भी कानून के मुताबिक तरीक़ाकार है उस पर अमल हो रहा है और कार्रवाई जारी है। मल्टीपल वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जो खुद बयान कर रहे हैं कि हमने किस तरह से क्या किया, पहले जलाया या पहले मारा। अब बैरिस्टर साहब, वहाँ की पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियाँ की हैं, आप भी मेंशन कर रहे हैं, केस वगैरह भी बनाएंगे। क्या पख्तूनख्वा की हुकूमत ये गारंटी देगी कि बिला तफरीक मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मिसाली सजाएं दी जाएंगी, मजबूत केस बनेंगे, मतलब इस केस को एक टेस्ट केस बनाया जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक आईनी और कानूनी हुकूमत है और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, और जो आईन और कानून में किसी भी जुर्म या किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े को डील करने का जो तरीक़ाकार है उस पर अमल पैरा होगी। और सब कुछ जो अब तक हुआ है, यानी मुकदमे का इंदराज, FIR की रजिस्ट्रेशन और उसके बाद उस सिलसिले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियाँ और फिर उन गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश करना, उनको अदालत में पेश करना और चालान सबमिट करना, ये सब कुछ हो रहा है। बैरिस्टर साहब, शिद्दत पसंदी का इस हद तक पहुँच जाना हम सबके लिए बहुत ही काबिल तशवीश बात है, और मुल्क भी बदनाम हो रहा है, मज़हब का नाम भी ख़राब हो रहा है। अब आप लोग तब्दीली की बात करते हैं तो माशरे में तब्दीली कैसे लाएं? ये कुछ डिस्कशन हुई है, कोई आइडियाज़ हैं, क्योंकि ये तो बदलना पड़ेगा। देखें, ये काम तो ओवरऑल समाजी इर्तिक़ा का जो अमल है उसी का हिस्सा है। जब भी इंतहा पसंदी पैदा होती है तो उसके कुछ समाजी, माशरती, माशी और सियासी अवामिल होते हैं, उसी के नतीजे में पैदा होती है। और हमारा सूबा ख़ास तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि एक दहशतगर्दी की लपेट में रहा है और 40 साल तक हम दहशतगर्दी के हवाले से जंग में भी मुब्तला रहे हैं, तो उसके असरात यकीनन मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक इस रवैये का ताल्लुक है, ये इस टाइप का रवैया, तशद्दुद का इस्तेमाल और ख़ास तौर पर कानून हाथ में लेकर कोई एक्टिविटी करना, कोई एक्शन करना, ये तो किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान एक आईनी जमहूरियत है और यहाँ पर कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और शायद चाहे वो बड़े से बड़ा जुर्म हो, लेकिन उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। मॉब एक्शन जो है, जिसमें हुजूम जो है वो इंसाफ के फैसले करे, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी महज़ब माशरे में, ख़ास तौर पर किसी इस्लामी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया आपका। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ मौजूद थे। हमारे मुल्क में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि किसी भी और मुल्क में नहीं होता, इसलिए हमें तो बहुत ही ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सी चीज़ों के बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते खुद, नहीं कर सकते। या तो डिस्कशन हो तो कुछ चीज़ निकले, वी कांट। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक सुपरस्टार से हमने आपको मिलवाना है भाई। पाकिस्तान
का गोल्फ पे जो मुस्तकबिल है ना, वो ऐसे जब हम टैलेंट से मिलते हैं तो हमें यकीन होता है कि बड़ा रोशन है। क्रिकेट से तो हम आजकल थोड़े से मायूस हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह we'll make a comeback। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में और भी बड़े स्पोर्ट्स हैं और हम मतलब याद दिलाते रहते हैं आपको। पाकिस्तान गोल्फ में बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है और इन्हीं में से एक गोल्फर आज हमारे मेहमान हैं। फ्यूचर सुपरस्टार इन्हें कहा जाता है गोल्फ के सर्कल्स में। साद हबीब इनका नाम है। उम्र है इनकी सिर्फ 18 साल। ये अब अंडर 18 में भी नंबर 1 रहे हैं और एमेच्योर कैटेगरी में भी पाकिस्तान नंबर 1 है एट द एज ऑफ 18 ओनली। सो हमारे साथ मौजूद हैं द स्टूडियोज। साद कैसे हैं आप? मुबारक हो आपको। खास तौर पे जापान में जो अभी आप करके आ रहे हैं, आप टॉप 20 में थे, विच इज़ अ बिग फीट फॉर अ पाकिस्तानी एमेच्योर गोल्फर। पहले तो ये जल्दी से बता दें क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं ना पाकिस्तान में, आपका इंटरेस्ट गोल्फ में कैसे आ गया? जी बाबा मेरे स्टार्ट से खेलते थे गोल्फ, लाइक फ्रॉम 2010। तो एक दिन स्वात में पोस्टेड थे बाबा, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा गोल्फ कोर्स था। तो बाबा एक दिन मुझे ले गए ड्राइविंग रेंज पे कि ट्राई करो गोल्फ भी। एक यूनिक स्पोर्ट है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल नहीं है ये स्पोर्ट। तो बाबा ले के गए, वहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग रेंज होती है, ड्राइविंग फैसिलिटी, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में। तो बाबा मुझे वहाँ ले के गए, उन्होंने कहा आप ट्राई करें गोल्फ। और उस दिन मैंने पहली दफ़ा गोल्फ शॉट मारी थी, क्योंकि जब एक नया बंदा गोल्फ शॉट मारता है उसके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो जो स्टिल बॉल है उसको वो इम्पैक्ट कर ले, हिट कर ले। दैट्स राइट, वरना वो भी मिस हो जाती है। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मूव लगता है ऐसी है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की और till now I'm playing golf. You never looked back and you were like I'm sure 7-8 by then? Yeah, 7 years of age. So आप 7 साल की उम्र से इन्होंने शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन at the same time इंटरनेशनल एक्सपोजर्स और फिर एमेच्योर में एक सतह तक पहुँचना और फिर प्रोफेशनल की कैटेगरी तक जाना ये ज़रा लंबा जर्नी है। आप पाकिस्तान नंबर 1 हो गए हैं एमेच्योर में, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपसे बहुत ज़्यादा अरसे से खेलने वाले लोग नहीं इस लेवल तक पहुँच सके जिस पे आप पहुँच गए एट सच अ यंग एज। जी आपको पाकिस्तान में क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से जो है कंपटीशन थोड़ा सा लो है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गोल्फ कोर्सेज अवेलेबल नहीं है पब्लिक को। प्राइवेट गोल्फ कोर्सेज हैं और फिर एक्सपेंसिव हो जाती है। तो क्योंकि मैं स्टार्ट से खेल रहा था और बाबा का भी इंटरेस्ट था कि मैं गोल्फ खेलूँ, तो स्टार्ट से मेहनत करता आया और अभी तक चल रही है। इज दिस अ काइंड ऑफ स्पोर्ट? वैसे तो सारे ही होते हैं जिसमें आपको एक कोच चाहिए प्रॉपर। जी जी। तो यू हैव अ कोच? कोचेस पाकिस्तान में सर्टिफाइड अवेलेबल नहीं है गोल्फ के। अच्छा। वो बहुत बेसिक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जो एलीट लेवल गोल्फ के लिए काफ़ी नहीं होता। तो क्या ये सब कुछ आपने ऑनलाइन सीखा है? कैसे किया? कुछ समर कैंप्स अटेंड किए हैं बाहर जाके। कुछ ज़्यादा रोल मेरे फादर का है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया स्टार्ट से। लेकिन टू परस्यू गोल्फ इन पाकिस्तान हमें सर्टिफाइड गोल्फ कोचेस की, ट्रेनिंग एड्स की और गोल्फ कोर्सेज की बहुत ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में गोल्फ परस्यू हो। पाकिस्तान में बड़े एस्टैब्लिश्ड गोल्फ कोर्सेज भी हैं। आई मीन आई वंडर कि नोबडी हैज़ एवर थॉट अबाउट इट कि सर्टिफाइड गोल्फ कोचेस को या लेके आएँ या फिर यहाँ से लोगों को भेजें और सर्टिफिकेशन उन्हें कराएं और फिर वो सर्व करें पाकिस्तान में। लेकिन आपके मतलब फ्यूचर, यू आर जस्ट 18 और माशाल्लाह अभी आपने इतना कर लिया, लेकिन आर यू प्लानिंग टू गो प्रो? जी अभी लाइक आफ्टर 2 years आई एम प्लानिंग टू गो प्रो, क्योंकि देयर आर हार्डली प्लेयर्स इन पाकिस्तान जो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान में अगर आप प्रोज में देखें तो आई गेस अहमद बेग इज़ द ओनली वन प्लेइंग इन ADT, द एशियन डेवलपमेंट टूर। तो आई एम प्लानिंग के जल्दी से जल्दी अपनी गेम इम्प्रूव करूँ, क्वालिफाइंग स्कूल दूँ और प्रो कन्वर्ट करके पाकिस्तान। When you say qualifying school, मतलब you have to go through a tournament या फिर कुछ मैचेस होते हैं जो जिससे गुजर के आप प्रो लेवल अचीव करते हैं? How does it work out? जी PGF जो हमारी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन है वो क्यू स्कूल करवाती है हर साल। जो एमेचर प्लेयर्स या जो लोग प्रो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 4 राउंड्स का टूर्नामेंट होता है और उसमें आपको टॉप 30 में आना होता है इन द पोजीशन। तो आप तो एमेच्योर नंबर 1 हैं तो आप आ ही जाएंगे। कोशिश करेंगे। चलो ज़बरदस्त। तो हाउ डू यू मैनेज योर पढ़ाई एंड दिस? क्योंकि ये हम इनकरेज करते हैं सारे यंग व्यूअर्स को कि स्पोर्ट्स करें लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें, तो पढ़ाई का बताएं। तो स्टार्ट से बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए पढ़ाई को साथ मैनेज करना, क्योंकि आप डिफरेंट टूर्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरेस्ट भी रहता है पढ़ाई में या फिर आपको लगता है कि मैं तो अब चैंपियन हूँ, मुझे क्या पढ़ना है? इंटरेस्ट रहे ना रहे, लेकिन
जरूरी होता है पढ़ाई आपके। और अम्मी अब्बू भी तो सर पे सवार होते हैं ना, फिर वो एक अलग। हाँ लेकिन अब्बू तो खुश हैं गोल्फिंग की वजह से। अब्बू पढ़ाई पे भी कहते होंगे बेटा एटलीस्ट कहते हैं, लेकिन फिर आपको मैं क्योंकि अब प्राइवेट कर रहा हूँ अपनी स्टडी सारी, क्योंकि गोल्फ के साथ अटेंडेंस पूरी करना कॉलेजेस में चीज़ों में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टूर्स होते हैं। अब आप अमेरिका भी जा रहे हैं? जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ IMG खेलने। अच्छा, तो ये इस सारे सिलसिले में आपको तो पर्सनल खुशी हुई होगी कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है, जो हाल है हमारी टीम का, तो आप वर्ल्ड कप तो नहीं देखा आपने? जी थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। भाई गोल्फर हो या ना हो, क्रिकेट में हर पाकिस्तानी का इंटरेस्ट है। क्रिकेट जी जबरदस्त, अच्छी जगह हैं आप साथ, और बेस्ट ऑफ लक टू यू। और इंशाल्लाह हमें लगता है कि आप वापस आएंगे कुछ के, और फिर हम बात करेंगे आपको अब तक की अचीवमेंट्स पे, एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। जबरदस्त। सो या ऑलराइट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान गोल्फ। यस, ब्रेक ले रहे हैं अभी। गर्मी और लोड शेडिंग, यस, क्यों और क्यों हो रही है, बल्कि सवाल तो यही बनता है। रसूल दावर हमें बता रहे हैं पेशावर से कि वहाँ क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की शदीद लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं। दूसरे जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के MNAs और MPA साहिबान मुतअद्दिद बार ग्रिड स्टेशनों में गए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि वो बिजली बिल देने को तैयार है, लेकिन एक मैकेनिज़्म होनी चाहिए। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि पेस्को का जो अमला है उसकी कमी की वजह से भी मुश्किलात का सामना है। लोग परेशान हैं, एक तरफ वो लोड शेडिंग से तंग है, दूसरी जानिब शदीद गर्मी की वजह से उनका ये कहना है कि उनके बच्चे सो नहीं सकते। हर जगह यही हालात है। रसूल दावर क्या बताएंगे? कैमरा भी नया लिया है, अच्छा लग रहा था। हाँ, अब कोयटा चलेंगे, नदीम कौसर हमारे साथ है। जहाँ तक कोयटा शहर में बिजली की लोड शेडिंग का ताल्लुक है, तो जो कैस्को हुकाम का कहना यही है कि कोयटा में 143 फीडर्स हैं, जिनमें जो है 18 फीडर ऐसे हैं जिनमें 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये वो फीडर है जो शहर से बाहर हैं, जबकि जो तकरीबन 125 फीडर शहर में हैं जिनमें 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ जो है जो वोल्टेज है वो शहर में अमूमन जो है वो बहुत कम रह रहा है। वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ना फ्रिज चलते हैं ना वॉशिंग मशीन चलती हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह परेशान है। हाँ, कोई ख़ास नहीं है। टाइम कम रह गया, एक ट्रिब्यूट हम देना चाहते हैं, और आज है बरसी किसकी? 15वीं बरसी ऑफ माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप। दैट्स इट, वी आर गोना सी टुमारो इंशाल्लाह।